स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 56 विक्रम ईवा में बहक रहा है। अब तक आपने पढ़ा। ईवा अपने मन में जब मुझसे कोई टकराता है या मुझे कोई छूने की कोशिश करता है, मेरी पावर शक्ति ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है और उस इंसान को झटक कर दूर फेंक देती है। फिर विक्रम सर को क्यों नहीं मुझसे दूर किया? ईवा अपना सर झटक देती है क्योंकि वो इस वक्त और कुछ सोचना भी नहीं चाहती। वो सिर्फ अब विक्रम सर की बाहों में ऐसे ही रहना चाहती है क्योंकि उसे सुकून मिल रहा था। इस वक्त वो एक मामूली लड़की बन गई थी जो उसे खुद भी नहीं मालूम। अब ईवा के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये हमें आगे जाकर पता चलेंगी। ईवा, आज मैं इतना सुकून महसूस क्यों कर रही हूँ? अब मेरी बेचैनी भी कम हो रही है। ऐसा लग रहा जैसे सर का साथ पाने के लिए मैं भी कब से तड़पी रही हूँ। ना जाने ये कैसा एहसास है जो विक्रम सर के सीने से लगकर मिल रहा है। मैं ऐसे ही विक्रम सर के सीने से लगी रहूं। अब आगे। ईवा और विक्रम एक दूसरे में खोए हुए हैं। रूही और सारंग ईवा और विक्रम के पास आते हैं। रूही और सारंग दोनों ईवा और विक्रम को एक दूसरे में गले लगे हुए देखते हैं। वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। दोनों आंखें फाड़कर उन दोनों को देख रहे हैं और वो दोनों दुनिया जहां से बेखबर एक दूसरे में खामोशी से चिपकर सीने से लगे हुए हैं। फिर रूही पहले उन्हें धीरे से आवाज लगाती है, ईवू। ईवा अभी भी वैसे ही विक्रम के सीने से लगी रहती, विक्रम की बाहों में, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। रूही अब थोड़ा तेज बोलकर, ईवू। अब जाकर ईवा और विक्रम दोनों अलग होते हैं। फिर वो दोनों अपने सेंस से बाहर आते हैं। अब विक्रम और ईवा उन दोनों को देखकर थोड़ा शर्मा जाते हैं और ऑकवर्ड भी फील करते हैं। रूही और सारंग अब ईवा को सरप्राइज होकर देखते हैं। सारंग तो ईवा की स्किन को देखता रह जाता है। आधा रंग उसका धुला हुआ और आधा डार्क। वो अपनी आंखों से उसे शॉक्ड होकर देख रहा है। इधर रूही इसलिए देख रही, ईवा की बॉडी का आधा रंग धुल चुका है, वो अजीब सी दिख रही है। वो इस बात से परेशान हो रही है। ईवा की सच्चाई इन दोनों को भी दिख रही है। वो उन दोनों के सामने एक्सपोज हो रही है। तभी दुकान का शॉपकीपर आता है। उन चारों के लिए कपड़े लाता है। शॉपकीपर, साहिब ये बारिश सुबह होने तक नहीं बंद होने वाली। मैंने बाहर झांक कर देखा है और थोड़ी देर इंतजार भी किया कि बारिश थम जाए, पर बारिश नहीं थमी। इसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं यह आप लोगों के लिए कुछ कपड़े लाया हूं, इन्हें चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप लोग बीमार पड़ जाएंगे और आप लोगों को ठंड भी लग जाएगी। मेरी शॉप में एक वॉशरूम है, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पर इतना है आप लोग फ्रेश हो जाएंगे। आप चारों शावर लेकर अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। शॉपकीपर ने ईवा पर ध्यान नहीं दिया। रूही ने जल्दी से अपने साइज के कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। 15 मिनट में वो शावर लेकर बाहर निकल आई। फिर सारंग ने भी थोड़ी देर में शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आ गया। विक्रम भी शावर लेकर दूसरे कपड़े पहनकर वो भी बाहर आ गया। अब ईवा की बारी आई। वो जानबूझकर विक्रम से पहले वॉशरूम में नहीं गई थी। पहले उसने अपना बैग लिया जिसमें उसका स्किन कलर का सामान था, जिससे उसका रंग चेंज होता है। फिर वो कुछ सोचकर उस बैग को वहीं रख देती है। वो ऐसे ही अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। करीब 20 मिनट बाद वॉशरूम से बाहर निकलती है रूही। जब ईवा को देखती है वो तुरंत उसके पास आ जाती है। फिर उससे पूछती है कि ईवू, तुमने ये क्या किया? तुम ऐसे ही बाहर क्यों आ गई? तुमने अपना स्किन कलर का सामना लेकर क्यों नहीं गई? तुम्हारे इस स्किन के बारे में सबको पता चल जाएगी। तुम पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाओगी। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। ईवा रूही की बात सुन रही थी पर कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां आ गई जहां सारंग और विक्रम अपनी जगह चेयर पर बैठे थे। जब सारंग ने ईवा को देखा तो शॉक्ड होकर सरप्राइज के साथ अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर ईवा को देखने लगा। सरासर उसके मुंह से एक बात निकली, वाओ गॉर्जियस, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इस वक्त ईवा की आंखों पर चश्मा भी नहीं लगा था। उसकी हेजल आंखें दिख रही थी और ब्राउन बाल उसके शाइनिंग दे रहे थे। आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी। सारंग अपने मन में वो ये भूल गया, ये वही लड़की है सांवली सी जो कॉलेज के पहले दिन उससे टकराई थी। वो सोच में पड़ जाता है, क्या ये वही लड़की जो रूही के साथ रहती है? ये इतनी खूबसूरत है तो ये अपने आप को छुपाती क्यों है? वो इस बारे में रूही से जरूर पूछेगा। तभी रूही सारंग के पास आए और अपने साथ दूसरी जगह ले गई और ईवा और विक्रम दोनों को वहीं छोड़ गई। रूही, अब अपनी आंखें उस तरफ से हटाओ और अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मक्खियां घुस जाएंगी। मक्खियां अपना रैन बसेरा आपके मुंह में बना लेंगी। सारंग जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है। क्या तुम भी? रूही, क्या आपने कभी ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी है? सारंग, नहीं, मैंने ऐसी इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी, ये तो बहुत बेइंतहा खूबसूरत है।
क्या ईवा सच में तुम्हारी फ्रेंड है? रूही अंडरस्को, अच्छा फ्लर्ट कर रहे हो? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? रूही जेलसी के साथ बोलती है। ईवा रूही की फ्रेंड होने के साथ साथ उसकी बॉस भी है, जबकि रूही उसकी हिंडन बॉडीगार्ड भी है। पर है तो इंसान जो हाड़ मांस की बनी है। जो एक लड़की दूसरी लड़की से अपने पति और बॉयफ्रेंड के लिए जलन स्वाभाविक आ जाती है और वो उसके लिए पजेसिव भी हो जाती है। वो अपने सिवा किसी की भी तारीफ करना पसंद नहीं करती, कि उसका पति किसी और लड़की की तारीफ करे। उसका पति या प्रेमी सिर्फ उसी की तारीफ करे। सारंग ने रूही का चेहरा देखा, उसका मुंह उतर गया है। वो जल्दी से उसके पास आया। सारंग ने रूही का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसके चेहरे से उसका चश्मा हटाया और उसे गौर से देखने लगा। फिर उससे कहने लगा, तुम मेरी नज़रों में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। तुम दुनिया की सबसे प्यारी और मेरे लिए अनमोल प्रिंसेस हो। और हाँ, अगर कोई दूसरा खूबसूरत होता है, उसकी तारीफ की जाती है, तो वो तारीफ के लायक है। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो इसकी हकदार हैं। समझी मेरी गुजरिया? हालांकि रूही भी खूबसूरत है। उसका भी रंग गोरा है, बड़ी बड़ी काली आंखें हैं, हाइट भी 5.7 है, जो ईवा के लगभग साइज के हैं। पर मेरी नज़रों में, मेरे दिल में तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरी नज़रों में कितनी भी खूबसूरत लड़की क्यों ना आ जाए, पर मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। रूही खुश हो जाती है। वो जल्दी से सारंग के गले लग जाती है। सारंग उसे अपनी बाहों में भर लेता है। और होता भी ऐसे ही है, जब कोई किसी को अपने दिल से लगता है, उसे अपने दिल में बसाता है, तो उसकी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती, वो सुंदर है कि नहीं। सिर्फ वह इंसान मायने रखता है जो उसके दिल में बसा हुआ है, जिसके लिए इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, जो इस वक्त सारंग के दिल में रूही के लिए हैं। इधर जब विक्रम ईवा को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। उसके होंठों से शब्द निकलते हैं, गॉर्जियस, मेरी डोल तो बड़े होकर इतनी खूबसूरत हो गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जो मुझसे भी ज्यादा बेइंतहा खूबसूरत है। इस वक्त ईवा की आंखों में चश्मा नहीं लगा है। उसकी हरी हरी हेजल आंखें, ब्राउन शाइनिंग सिल्की बाल, उसके अंदर शावर की भीनी खुशबू विक्रम को और ज्यादा उसका दीवाना बना रही है। वो ईवा में डूबता जा रहा है। जल्दी से आकर फिर से उसे अपने सीने से लगा लेता है। अब वो बहक रहा है, उसके जज्बात उमड़ रहे हैं। ईवा भी उसमें सिमट रही है। विक्रम ने उसका चेहरा को अपने हाथ से उसके चिन को अपने मुंह की तरफ उठाया। फिर धीरे धीरे से अपने होंठ उसके होंठों पर ले जाने लगा। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपना चेहरा ईवा के होंठों के और नजदीक ले गया। उसने तुरंत अपने होंठ उसके नाजुक होठों से चिपका लिया। अब विक्रम उसे चूमने लगा। ईवा की अपने आप इस वक्त आंखें बंद हो गई। वो विक्रम के होंठों के चूमने का एहसास ले रही थी। ये उसके लिए पहली बार कुछ नया था, कुछ नए एहसास थे। वो भी रेस्पॉन्स देना चाहती है, पर वो ऐसा कर नहीं पा रही। सिर्फ विक्रम ही उसे बहुत ही स्मूदली चूम रहा है, क्योंकि उसका भी ये पहली बार है। उसे भी समझ नहीं आ रहा है लड़की को कैसे चूमा जाता है। बस अपने दिल के उमड़ते जज्बातों को कम करने की कोशिश कर रहा है। वो अंदर से बहुत खुश हो रहा है। ईवा चाहे रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, पर वो उसे हटा भी नहीं रही। बाकी का अगले भाग में। 57 ईवा और रूही को किसका एहसास। अब तक आपने पढ़ा। ईवा की अपने आप इस वक्त आंखें बंद हो गई। वो विक्रम के होंठों के चूमने का एहसास ले रही थी। ये उसके लिए पहली बार कुछ नया था, कुछ नए एहसास थे। वो भी रेस्पॉन्स देना चाहती है, पर वो ऐसा कर नहीं पा रही। सिर्फ विक्रम ही उसे बहुत ही स्मूदली चूम रहा है, क्योंकि उसका भी ये पहली बार है। उसे भी समझ नहीं आ रहा है लड़की को कैसे चूमा जाता है। बस अपने दिल के उमड़ते जज्बातों को कम करने की कोशिश कर रहा है। वो अंदर से बहुत खुश हो रहा है। ईवा चाहे रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, पर वो उसे हटा भी नहीं रही। अब आगे। ईवा विक्रम के चूमने से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, बल्कि विक्रम के चूमने का एहसास ले रही थी। जब विक्रम ने जी भरकर ईवा को चूम लिया, वो उससे सेटिस्फाइड होकर अलग हो गया, क्योंकि ईवा को अब भूख लग रही थी। इधर सारंग और रूही एक दूसरे के साथ किस करते करते थककर अलग हो गए। दोनों ही सेटिस्फाइड हो गए, रात बहुत हो चुकी थी। रूही, सारंग जी, अब मुझे भूख लग रही है। मेरी ईवू को भी भूख लग रही होगी। सारंग, सही कहा तुमने, मुझे भी भूख लग रही है। रूही, कुछ करिए सारंग जी मेरी भूख मिटाने के लिए। सारंग, 1 मिनट रुको, मैं कुछ करता हूँ। सारंग विक्रम के पास गया। वहीं ईवा भी अब भूख से परेशान थी। विक्रम ने भी यही कहा, मैं कुछ करता हूँ। विक्रम भी सारंग की तरफ आ रहा था। दोनों टकरा जाते हैं। सारंग, विक्रम सर, कुछ खाने का इंतजाम किया जाए, लड़कियों के साथ हमें भी भूख लगी है। विक्रम, हाँ, हम भी यही कहने के लिए आपके पास आ रहे थे। इस दुकान में तो कुछ नहीं है खाने के लिए। ये दुकान तो आरचीज के सामान से भरी हुई है। वो शॉपकीपर भी नजर नहीं आ रहा है। अब क्या करें? इधर रूही ईवा के पास आ गई।
हे ईवू, ये सब क्या है? ईवा, सब क्या? यही विक्रम सर और तुम साथ साथ हो, इस बात की मुझे खबर क्यों नहीं हुई? तुम दोनों के बीच में कुछ है। इधर दोनों सारंग एक काम करते हैं। सर, क्यों ना बाहर झांक कर देखा जाए? विक्रम, हाँ चलो चलकर देखते हैं। दोनों दुकान के बाहर झांकते हैं। उन्हें अभी भी बारिश होती दिखाई दे रही है। अब क्या करें सर? विक्रम और सारंग इधर उधर देखते हैं, फिर अचानक से उनके दुकान की बगल में एक वेफर्स की खुली हुई दुकान दिखाई दे जाती है। दोनों की आंखें चमक जाती है। सर, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बारिश के पानी से बचते हुए वेफर्स लेने चले। हाँ चलिए, दोनों उस तरफ चल देते हैं। इस तरफ दुकान में रूही, ईवा से ईवू, तुमने मुझे बताया नहीं। तुम और विक्रम सर कब से साथ में हैं? मुझे तुम्हारे बारे में पता क्यों नहीं चली? ईवा, आज से ही। हाँ, आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जब विक्रम सर पहली बार हमारी क्लास में आए थे, तब मेरे दिल में कुछ धड़कता महसूस हुआ। वो क्या था, न जाने कैसा एहसास था। जब भी विक्रम सर मेरे सामने आते हैं, मेरा दिल उतनी ही बार धड़कता है, मुझे उनको देखकर बेचैनी होने लगती। जब वो क्लास से चले जाते हैं तब और बेचैनी होती है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। पर आज जब विक्रम सर ने मुझे अपने सीने से लगाया, वो बेचैनी कम होती गई, मुझे एक बेहद सुकून सा मिलता गया। ऐसा लगा जैसे वो मुझे बचपन से जानते हैं, जैसे बहुत सालों से मुझे ढूंढ रहे हैं, और जैसे मुझे भी उन्हीं की तलाश है। और उन्होंने मुझे 6 साल की उम्र का इंसिडेंट भी पूछा जो मुझे याद नहीं था। बस मुझे इतना याद था, मैं एक जंगल में थी, मुझे थोड़ी बहुत चोट लगी थी, मैं रोते हुए जंगल से बाहर सड़क पर आ गई। और मुझे संजय राजवंश और उनकी पत्नी निर्मला राजवंश मिल गए, और मुझे अपने साथ ले गए। वो मेरे एडोप्टेड पेरेंट्स है। उन्होंने ही मुझे पाला और मैं उन्हीं के वजह से मैं यहाँ हूँ। और एक बात रूही, मुझे इस बात की और हैरानी हुई, जब विक्रम सर ने मुझे छुआ तब मेरी पावर शक्ति ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं एक नॉर्मल लड़की बन गई। जबकि तुम भी यह बात अच्छी तरह से जानती हो, मेरी पावर शक्ति किसी भी मेल या फीमेल को अट्रैक्ट नहीं करती है, फॉरेन रिएक्शन दे देती है, कोई मुझे छू नहीं सकता। यहाँ तक कि तुम भी मुझे नहीं छू सकती हो। पर मेरी पावर शक्ति सिर्फ तुम्हारे लिए ही कंट्रोल में रहती है, और किसी के लिए नहीं। उन्होंने मुझे बहुत मजबूती से जकड़ रखा था। उनके छूने से मुझे अलग ही खुशी हुई, एक सुकून सा महसूस हो रहा था, जैसे मुझे भी बिछड़ी हुई चीज मिल गई हो। ऐसा लग रहा है मैं विक्रम सर की बाहों में ऐसे ही सिमट रहा हूं, पर जब उन्होंने अपना सर मेरे कंधे पर रखा, मुझे महसूस हुआ विक्रम सर रो रहे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। ईवा ने रूही से पूछा, क्या तुमने सीनियर मिस्टर सारंग जी का प्यार एक्सेप्ट कर लिया? रूही, पता नहीं, पर अब मुझे उनके साथ अच्छा लगने लगा है। मुझे उनके साथ बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जब उन्होंने मुझे पहली बार किस किया, मैं उन्हें किस करने से रोक नहीं पाए और खुद भी उनके साथ इन्वॉल्व हो गई। ये कैसा एहसास मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। पर अब मैं उनको किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। मिस्टर सारंग त्रिपाठी सिर्फ अब मेरे हैं। अब मैं उनको किसी के करीब जाने भी नहीं दूंगी और ना ही किसी को उनकी तरफ आने दूंगी। और अगर कोई उनके पास आने की भी कोशिश करेगा, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। दोनों लड़कों ने वेफर्स ले लिए और बारिश से बचते हुए उसी दुकान में आ गए जहां वो सभी रुके हुए हैं। सारंग रूही के पास आ गया और विक्रम ईवा को लेकर अपनी तरफ आ गया। दोनों लड़कियों को वेफर्स दे दिए। दोनों लड़कियां वेफर्स में से स्नैक्स निकालकर खाने लगी। बचे हुए वेफर्स में से लड़कों ने भी स्नैक्स निकालकर खाने लगे। स्नैक्स खाने के बाद चारों अपनी अपनी जगह बैठ गए। कुछ तो सभी की भूख शांत हुई। फिर लड़कियां अपने अपने प्रेमियों के कंधों पर सिर टिकाकर बैठ गई। सभी अपनी अपनी थकान मिटाने के लिए एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। ऐसे ही बैठते हुए ना जाने किस पहर चारों को नींद आ गई। सभी सो गए। सुबह के 6 बजे शॉपकीपर दुकान में आया। उसने सभी को उठाया। साहब, बारिश बंद हो गई, मौसम खुल गया चुका है। अब आप सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। वो सभी उठकर जाने लगे। चारों के चेहरे पर खुशी थी। ईवा अपने पुराने गेटअप में आ चुकी थी। जब सारंग और विक्रम ने ईवा को इस कॉलेज वाले रूप में देखा तो वो दोनों फिर से सॉफ्ट हो गए। कि यह कब हुआ? रूही उन सभी को देखकर मुस्कुराने लगी और ईवा वो अब वहां चुपचाप खड़ी रही। 58 25 लाख का चेक। अब तक आपने पढ़ा। सुबह के 6 बजे शॉपकीपर दुकान में आया। उसने सभी को उठाया। साहब, बारिश बंद हो गई, मौसम खुल गया चुका है। अब आप सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। वो सभी उठकर जाने लगे। चारों के चेहरे पर खुशी थी। ईवा अपने पुराने गेटअप में आ चुकी थी। जब सारंग और विक्रम ने ईवा को इस कॉलेज वाले रूप में देखा तो वो दोनों फिर से सॉफ्ट हो गए। कि यह कब हुआ? रूही उन सभी को देखकर मुस्कुराने लगी और ईवा वो अब वहां चुपचाप खड़ी रही। अब आगे। रूही दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब ईवा भी मुस्कुरा रही थी।
सारंग, ये कब हुआ? रूही, ये सब जब किया जब आप लोग सो रहे थे। फ्लैश बैंक। सुबह के 5 बजे रूही की आंख खुलती हैं, वो जल्दी से उठकर ईवा के पास आती है। ईवू उठो, फिर से ईवा को झकझोरते हुए उठाती है। ईवू जल्दी उठो। अब ईवा उठ जाती है। वो धीरे से विक्रम को अपने पास से है, फिर वो रूही के साथ चली जाती है। रूही ईवा का बैग उठाती है, उसे वॉशरूम ले जाती है और ईशा से फेक गेटअप लेने के लिए कहती है। ईवा भी चुपचाप अपना गेटअप लेने के लिए वॉशरूम चली जाती है, क्योंकि वो जानती है ये बाबा का सख्त ऑर्डर है, उसे हिडन बनकर ही रहना है। वो जल्दी से तैयार होकर आ जाती है, फिर वैसे ही बैठ जाती है। सुबह 6 बजे। प्रेजेंट टाइम। सारंग, ईवा को इस रूप में रहने की क्या जरूरत है? वो इतनी गॉर्जियस है कि उसको अपना रूप छुपाने की जरूरत नहीं है। वह इतनी खूबसूरत है, उसे अपने आप को नहीं छुपाना चाहिए। ईवा की खूबसूरती देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी शर्मा जाएं। इतने में रूही बोलती है, मी सीनियर जी, आपको नहीं पता है कि ईवा को ऐसा क्यों रहना पड़ता है? ये ईवा की सेफ्टी के लिए जरूरी है। प्लीज इसमें आप इंटरफेयर ना ही करें। सारंग अंडरस्को, तुम तो ईवा की फ्रेंड हो, फिर तुम इसके लिए इतनी पजेसिव क्यों हो? रुसी, ईवा मेरी फ्रेंड ही नहीं, मेरी छोटी बहन भी है, इसलिए प्लीज मैं अभी आपसे कोई बात नहीं कह सकती। और यह हमारे बाबा का सख्त ऑर्डर है, ईवा को छिपकर ही रहना है। अब ये बात तो वह सारंग को भी नहीं बता सकती कि वह ईवा के लिए पजेसिव क्यों है, क्योंकि वह उसकी रक्षक है। ये बात सिर्फ ईवा, अमित और मीरा ही जानते हैं कि रूही ईवा की क्या लगती है। रूही ईवा की फ्रेंड होने के साथ साथ ईवा के वह हिडन बॉडीगार्ड भी है, ये उसकी ड्यूटी है। उसे ईवा की सेफ्टी भी रखनी है। सारंग, ठीक है, आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता और किसी से नहीं। उसकी ऐसी बातें सुनकर रूही मुस्कुराने लगती है। विक्रम खामोशी से उनकी बातें सुन रहा, उसे फर्क नहीं पड़ता ईवा किसी भी रूप में रहे, उसे तो उसके सभी रूप पसंद है। शॉपकीपर साहेब, अब तो आपके जाने का समय हो गया है। अब मुझे अपनी दुकान भी खोलनी है और ग्राहकों का आने का समय हो गया है। विक्रम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत हेल्प की, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें आपकी वजह से हमारी जिंदगी मिल गई, जिन्हें हम बरसों से ढूंढ रहे थे। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सारंग भी, हाँ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके रोकने से मुझे मेरा प्यार मिल गया। शॉपकीपर, ऐसी कैसी बात करते हैं आप? ये तो मेरा फर्ज है, मैंने इंसानियत के नाते ही आपकी मदद की है। बाहर मौसम बहुत खराब था, इसलिए मैंने आपको अपनी दुकान में रहने के लिए इजाज़त दे दी थी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शॉपकीपर से, आप कहाँ रुके थे? दुकान के आगे वाले हिस्से में, सारंग पूछता है। फिर विक्रम ने शॉपकीपर को 25 लाख का चेक देता है, यह आपके लिए है, इसको रख लीजिए। शॉपकीपर हैरान था, एक रात के ठहरने के लिए ये लोग मुझे 25 लाख दे रहे हैं। सारंग और रूही दोनों हैरान थे, विक्रम को हैरानी से देख रहा है। सारंग अपने मन में, विक्रम सर एक रात के रुकने के लिए इस दुकानदार को 25 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, ये तो एक मामूली टीचर हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? शायद मैं ही इन्हें पहचान नहीं पाया और मुझे विक्रम सर से उस दिन की माफ़ी भी मांगनी है जो मैंने कॉलेज में इनके साथ बदतमीजी की थी और इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी करने चला था। मैंने एक पल को भी नहीं सोचा कि ये हमारे अध्यापक प्रोफेसर हैं, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। सारंग फिर से खामोशी से विक्रम की तरफ देखने लगता है। शॉपकीपर चेक लेने से मना कर देता है, सर ये बहुत ज़्यादा है। विक्रम, आपने मेरी जिंदगी की वो खुशी दी है जो मैं वर्षों से ढूंढ रहा था। कल रात अगर आप हमें अपनी इस शॉप पर ठहरने के लिए नहीं रोकते तो मैं अभी तक अपनी जिंदगी को ढूंढ रहा होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन्हें रख लीजिए, मना मत कीजिए प्लीज। अब इतनी बात सुनकर शॉपकीपर चेक लेने से मन नहीं कर पाया, उसने उस चेक को रख लिया और उसकी भी आंखें नम हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहेब, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, ये भी शायद भगवान का कोई इशारा था। मुझे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, मैं कोशिश कर रहा था, पर कहीं से मदद नहीं मिल रही थी। शॉप में भी इतनी कमाई नहीं थी जिससे वो इलाज करा सके। बस भगवान की आस लिए बैठा था, कहीं से मुझे कोई मदद मिल जाए, और भगवान ने मेरी मदद कर दी आपके रुकने से। ये भगवान का इशारा ही था जो मुझे इस बहाने से मदद मिली। ऊपर देखकर तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। विक्रम, आपको कितने पैसों की जरूरत थी? शॉपकीपर साहेब, ये बहुत है, इनसे मेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा। विक्रम, भविष्य में आपको हमारी फिर से जरूरत पड़े तो ये हमारा कार्ड रख लीजिए, आप हमारे पास आ जाना निष्कंश होकर। आपको जिस चीज की भी हमसे हेल्प की जरूरत लेनी पड़े, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। सारंग भी शॉपकीपर को कुछ पैसे देने लगता है।
शॉपकीपर मना कर देता है। साहेब ज्यादा लालच ठीक नहीं है। मेरे लिए ये बहुत है जो इन साहेब ने दिए है। सारंग, ठीक है, ये रहा मेरा कार्ड, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े इस कार्ड पर मेरा नाम और नंबर दोनों लिखा हुआ है, मुझे एक बस कॉल कर देना। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। शॉपकीपर बहुत ही खुश हो जाता है। वह भी उसे धन्यवाद देता है। सारंग भी मुस्कुराने लगता है। रूही और ईवा इन दोनों की बातें सुन भी रही थी और वह दोनों चुपचाप खड़े होकर इन दोनों को देख भी रही थी। जब सारी बातें हो चुकी थी, तब रूही ने कहा, अब हमको चलना चाहिए, हमारे कॉलेज का समय हो जाएगा। इस पर विक्रम और सारंग ने कहा, आप लोग आज कॉलेज नहीं आएंगी। आज आप दोनों रेस्ट करेंगी। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। ऐसे क्या देख रही हो? पर वो दोनों कुछ नहीं कहती। सारंग बाहर निकलकर जब विक्रम की गाड़ी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। इतनी महंगी गाड़ी तो उसकी भी नहीं है। समझ नहीं आता विक्रम सर आखिर है कौन। फिर वो अपना सर झटक देता है और अपने में कहीं ईवा की तरह विक्रम सर भी कोई मिस्टीरियस ना हो। तभी उसे आवाज आती है, विक्रम दोनों लड़कियों से, चलो हम आप लोगों को छोड़ दें। नहीं सर, आप ईवा को अपने साथ ले जाइए। सारंग रूही का हाथ पकड़ लेता है, उसे कार में अपने आगे वाली अपने बगल की सीट पर बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। विक्रम अपने साथ ईवा को बिठा लेता है। वह सभी हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। पीछे से शॉपकीपर उन्हें मुस्कुराते हुए देखता रह जाता है और उन्हें खूब आशीर्वाद देता है। चारों हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। सभी हॉस्टल पहुंच जाते हैं। गाड़ी रुकने के बाद सारंग रूही को अपनी तरफ खींचता है। उसके होठों को अपने होठों से एक किस ले लेता है, फिर उसको छोड़ देता है। रूही शर्मा जाती है, फिर मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतर जाता है। सारंग एकटक उसे मुस्कुराते हुए देखता है। ऐसे ही विक्रम ईवा को अपने पास खींच लेता है। वह उसके गाल पर एक किस कर देता है और वह भी उसे छोड़ देता है। ईवा भी शर्मा जाती है, फिर वो भी मुस्कुराकर उतर जाती हैं। इस वक्त विक्रम बहुत खुश था। बाकी अगले में 59 कुणाल ने सॉरी बोला। अब तक आपने पढ़ा। चारों हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। सभी हॉस्टल पहुंच जाते हैं। गाड़ी रुकने के बाद सारंग रूही को अपनी तरफ खींचता है। उसके होठों को अपने होठों से एक किस ले लेता है, फिर उसको छोड़ देता है। रूही शर्मा जाती है, फिर मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतर जाता है। सारंग एकटक उसे मुस्कुराते हुए देखता है। ऐसे ही विक्रम ईवा को अपने पास खींच लेता है। वह उसके गाल पर एक किस कर देता है और वह भी उसे छोड़ देता है। ईवा भी शर्मा जाती है, फिर वो भी मुस्कुराकर उतर जाती हैं। इस वक्त विक्रम बहुत खुश था। अब आगे ईवा और रूही हॉस्टल में आ जाती हैं। सुबह के 7 बजे बज रहे हैं। रूम के अंदर रीमा और रैना दोनों पूछती हैं, कल रात आप लोग कहाँ रह गई थी? रूही, कुछ नहीं यार, कल हम लोग बारिश में फंस गए। मैंने ईवू से कहा भी था बारिश तेज हो जाएगी, पर हमारी ईवा मैडम ये अपने आगे किसी की सुनती ही नहीं है और कह रही थी हल्की फुल्की बारिश है, बंद हो जाएगी। लेकिन हमारी मैडम कहाँ मानने वाली थी। उनको तो बस अपनी चलानी थी और दुकान में जाकर घुस गई। जब शॉप से सामान बाय करके हम बाहर निकले तब तक बारिश तेज हो चुकी थी और बारिश इतनी तेज हो गई, कोई भी साधन नहीं मिला, ना टैक्सी और ना ही कोई रिक्शा। हम कहाँ से आ जाते हैं। फिर हम लोग वहां से निकल नहीं सके। वहां के शॉपकीपर को हम पर तरस आ गया, फिर वो हमें अपनी शॉप के अंदर ले लिया। रीमा और रैना बड़ी हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। तो क्या शॉपकीपर ने तुमसे कुछ कहा नहीं? उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? रूही, नहीं, वह हमारे साथ बदतमीजी क्यों करेगा? रैना, ऐसी बात नहीं, कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं, बस इसीलिए पूछ लिया। ईवा अंडरस्को, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग अलग भी होते हैं। रीमा, हाँ सही कहा तुमने, कुछ लोग अलग भी होते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं हुआ। तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। तुम दोनों सेफ हो, क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान होगा। रूही, उसने बहुत इंसानियत से हम लोगों को अपनी शॉप में बिठाया और वो खुद वहां से चला गया और अपनी दुकान के आगे बैठ गया। पूरी रात वो ऐसे ही वहां बैठा रहा। हम दोनों अंदर आकर बैठ गए। फिर हम दोनों बारिश बंद होने का इंतजार करते रहे और न जाने हम वहां किस पहर हम दोनों सो गए। लेकिन उन दोनों ने सारंग और विक्रम की बात को छुपा लिया, जिससे कि कोई गॉसिप न बन जाए। रूही और कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सारंग और विक्रम को अपने साथ ठहरने की बात को छुपा लिया। रूही ने अपनी साथ सारंग और विक्रम के साथ ईवा के बारे में कुछ नहीं बताया। रीमा, तो क्या आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी? रैना, अच्छा एक काम करो, पहले तुम दोनों वॉशरूम जाकर अपने आप को फ्रेश करो और दूसरे कपड़े पहनो। ईवा, नहीं, आज हम कॉलेज नहीं जाना चाहते। हम पूरी रात परेशान हो गए थे, इसलिए हमें आज आराम करना है।
रैना की बात सुनकर वह दोनों पहले वॉशरूम जाकर अपने आप को फ्रेश करती हैं और दूसरे कपड़े पहनकर रीमा और रैना के पास वापस आ जाती हैं। रूही, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने चली। ईवा, तो क्या तुम नाश्ता नहीं करोगी? रूही, अरे यार मेरी जगह तुम ही पूरा नाश्ता कर लेना। ईवा, नहीं तुम पहले नाश्ता करने चलो। अब तुम उठो। रूही, अलसाती हुई सबके साथ नाश्ता करने चली जाती है। नाश्ता करने के बाद वह चारों अपने रूम में वापस आ जाती हैं। रैना, ठीक है तुम बहुत थकी लग रही हो, अब तुम दोनों आराम करो, हम कॉलेज जा रहे हैं। हम जो भी पढ़ेंगे समझेंगे वह हम दोनों आपको लाकर दे देंगे। रूही, उन दोनों को गले लगाकर थैंक यू हमारी हेल्प के लिए। रीमा और रैना, अच्छा ठीक है मस्का मत लगाओ, और दोनों मुस्कुराकर फिर वहां से चली जाती हैं। रूही, कितना बदल गई है दोनों, पहले कितना इन दोनों के अंदर एटीट्यूड था, घमंड भरा था, आज इनका घमंड चूर चूर हो गया हम लोगों के साथ रहते रहते। ईवा हंसने लगती है रूही की बात सुनकर। ईवा, सच कहा, दुनिया के रंग कब बदल जाए कोई पता नहीं होती है। फिर दोनों मुस्कुराकर अपने अपने बिस्तर में जाकर घुस जाती हैं और आराम करते हुए दोनों सो जाती हैं। त्रिपाठी विला, सारंग अपने घर आता है। वह सीधे अपने वॉशरूम में जाकर अपने आप को पहले फ्रेश करता है, उसे भी थका हुआ महसूस हो रहा होता है। सर्वेंट को फोन करता है, अपने सर्वेंट से कहता, काका से कहो मेरे लिए प्लीज एक कॉफी ला दें, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नौकर की बात सुनकर काका जल्दी से सारंग के लिए काफी बनाकर ले आते हैं। सारंग को कॉफी देकर काका नीचे चले जाते हैं। सारंग के हाथ में काफी का मग लगा होता है, वह बालकनी की तरफ चला जाता है। तभी कुणाल सारंग के पास आता है। कुणाल, सॉरी। सारंग जब ये आवाज सुनता है, कुणाल के मुंह से बोली सुनता है। सारंग के मुंह से काफी बाहर निकल जाती है। वह बड़े ध्यान से कुणाल की तरफ देखने लगता है। सारंग, क्या कहा, दोबारा बोलना, मैंने सुना नहीं। सॉरी, मैंने तुमसे सॉरी कहा है, कल के बिहेवियर के लिए। यह अचानक एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो तुम बदल गए और मुझे सॉरी कहने के लिए आ गए? सॉरी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मुझे इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि मॉम डैड ने आपकी माँ के साथ इतना बुरा किया है। कल मॉम ने मुझे बताया था। सारंग, ओ तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है और मेरी माँ कितनी बुरी है। अपने आप को बेचारा साबित कर दिया है ना। यह ऐसा हुआ है कि 2 दिन पहले राजेश त्रिपाठी को यह जानकारी मिल चुकी है कि घर के साथ साथ कंपनी भी मेरे नाम है, जिसे वह किसी भी हाल में नहीं ले सकते। गए तो थे कंपनी में कि शायद यहाँ कुछ काम बन जाए। जैसे मेरी माँ को धोखा दिया था, वो कंपनी को भी धोखा दे दें, है ना? पर वहां भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपना सा मुंह लेकर आ गए यहाँ। ना तो वहां पर मेरे मर्जी बगैर ये कोई काम कर सकते हैं और ना ही मेरे बगैर साइन किया हुआ उनको एक भी पैसे नहीं मिल सकता है। क्यों, ठीक कहा ना? और इस घर में भी तो मेरी मर्जी ही चलती है। जब तक मैं चाहूं तब तक तुम यहाँ रह सकते हो, और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें धक्के मार के सबको यहाँ से बाहर कर भी सकता हूँ। मेरी माँ के साथ जो हुआ है, जो किया है, वह मैं भूलूंगा नहीं। और तुम भी अपने मतलब के लिए मेरे पास यहाँ आए हो क्योंकि तुम्हें पता चल चुकी है कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास अब कुछ भी नहीं रहा। पहले तुम्हारे डैड ने मेरी माँ के साथ मजे लिए और जब मैं उनकी कोख में आ गया तो मुझे मारने की कोशिश तक की गई। वह तो भला हुआ मेरे दादाजी का, जिन्होंने मुझे बचाने के लिए राजेश त्रिपाठी से झूठ बोला और मुझे बचाया। जबकि तुम इस घर के नाजायज बेटे हो। कुणाल को सारंग से ऐसी बातें सुनकर उसका खून जल जाता है। अपने हाथ की मुठिया बांध लेता है क्योंकि वह सारंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ऐसे ही सारंग की बातें चुपचाप सुनता रहता है। तुम्हारे बाप को तुमसे प्यार है, मुझसे नहीं, समझे तुम? आइंदा से मेरे रूम में मेरी मर्जी बगैर पूछे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कुणाल फिर एक बार उसकी तरफ देखता है। हाँ मुझे पता है तुम्हें एडमिशन लेना है। हाँ मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तुम्हारा एडमिशन तो करा ही सकता हूँ। मुझ में अभी भी इंसानियत है, तुम जैसा खुदगर्ज नहीं हूँ। और रॉकी का भी मैंने एडमिशन करवा दिया है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी अपना खर्चा खुद उठाओ। अब जाओ यहाँ से। कुणाल वहां से चला जाता है। अनिता जी का रूम। मोम, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया है। मैंने उससे सॉरी भी बोला है। मोम, उसने मेरा एडमिशन अपने ही कॉलेज में करवा दिया है। बाकी का खर्चा मुझे अपना खुद उठाना है। सारंग ने साफ मना कर दिया है कि वह बाकी का खर्चा किसी का नहीं उठाएगा। अनीता जी अपना मन महसूस कर रह जाती हैं। राजेश त्रिपाठी यह बातें सुन लेते हैं, वह भी अपनी नजरें झुका लेते हैं और सोचते हैं मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, ये सब पापा की गलती है, पापा ने मुझसे झूठ बोल दिया था। अगर उस वक्त झूठ ना बोला होता तो मैं सारंग को जिंदा नहीं छोड़ता।
तो आज ये मुसीबत नहीं आती। इतने में रॉकी आता है। डैड, आपको शर्म आनी चाहिए, इतना कुछ हो गया फिर भी आप उन्हीं को दोष दे रहे हैं, जबकि सारी गलती आपकी है। आपने अपनी बीवी होते हुए किसी दूसरी औरत पर ध्यान दिया। आपने अपनी औरत को कभी अपनी औरत का दर्जा नहीं दिया, तो फिर काहे का गम मना रहे हैं? जबकि देखा जाए तो सारंग जायज है और हम लोग नाजायज हैं, जिसमें कुणाल तो नाजायज, ये जो आपकी शादी से पहले हुआ था। चुप रहो, तुम बहुत बोलने लगे हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं बहुत बोलने लगा हूँ, जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर रॉकी चला जाता है। राठौर मैंशन। विक्रम जब मैंशन आता है उसके बाद उसके कपड़े बिखरे हुए होते हैं, कपड़े भी शॉपकीपर के दिए हुए होते हैं और अपने कपड़े वही शॉपकीपर के वॉशरूम में भूल आए थे। बाल मैसी हो चुके थे। बिखरे हुए रूप में विक्रम का रंग इतना दमक रहा था जैसे कोई आसमान से उतरकर फरिश्ता आया हो। इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत लग रहा था, जो भी देख उसे शर्मा जाए। इस वक्त विक्रम की हालत बहुत खराब थी। वह भी थका हुआ महसूस करता है। ये तो अच्छा था तेज सिंह और जीवेश अपने रूम में नहीं थे, दोनों वर्कआउट करने के लिए जिम में गए हुए थे। विक्रम ने पहले चारों तरफ देखा, कहीं ये दोनों हमें देख ना ले, नहीं तो ये दोनों हमारा मजाक बनाएंगे। वो चुपचाप अपने रूम में दुबकते हुए चला जाता है। मेड ने उसको देख लिया था लेकिन वह कुछ नहीं बोली और मुस्कुराते हुए अपने किचन में चली जाती है और अपने आप में बड़बड़ाते हुए, यह बड़े साहब जी पता नहीं कैसे हैं, जो अपने ही घर में छुपकर अपने कमरे में जा रहे हैं। और फिर से वह मुस्कुराने लगती है। वैसे हमारे साहब जी हैं बहुत सुंदर, इनके लिए तो भगवान जी कोई ऐसी लड़की बनाकर भेज दीजिए जो इनके ऊपर फिट बैठती हैं, ऐसी वैसी मत दीजिएगा, ये बहुत सुंदर हैं। अब उसे बेचारी मेड को क्या मालूम कि भगवान ने तो उसके लिए पहले ही बहुत सुंदर लड़की बनाकर भेजी है, जो अब उसको मिल चुकी है। बाकी का अगले भाग में। 60 विक्रम इमोशनल हुआ। अब तक आपने पढ़ा। मेड ने उसको देख लिया था लेकिन वह कुछ नहीं बोली और मुस्कुराते हुए अपने किचन में चली जाती है और अपने आप में बड़बड़ाते हुए, यह बड़े साहब जी पता नहीं कैसे हैं, जो अपने ही घर में छुपकर अपने कमरे में जा रहे हैं। और फिर से वह मुस्कुराने लगती है। वैसे हमारे साहब जी हैं बहुत सुंदर, इनके लिए तो भगवान जी कोई ऐसी लड़की बनाकर भेज दीजिए जो इनके ऊपर फिट बैठती हैं, ऐसी वैसी मत दीजिएगा, ये बहुत सुंदर हैं। अब उसे बेचारी मेड को क्या मालूम कि भगवान ने तो उसके लिए पहले ही बहुत सुंदर लड़की बनाकर भेजी है, जो अब उसको मिल चुकी है। अब आगे। विक्रम छुपते छिपाते मैंशन पहुंच जाता है, जिससे कि उसका मजाक ना बन जाए। अगर उसको तेज सिंह और जीवेश भाई ने देख लिया तो उसका मजाक बना जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो विक्रम का हुलिया था बिल्कुल आवारा आशिकों वाला, मैसी बाल, कुछ पुराने से शॉपकीपर ने जो कपड़े दिए हुए थे इस वक्त विक्रम वही पहने हुए था। फिर भी उसे एक मैड उसे देख लेती है। विक्रम उससे अनजान बन जाता है। जैसे उसने उसको देखा ही नहीं, स्पीड में अपने रूम में भाग जाता है। मेड भी मुस्कुराते हुए किचन में चली जाती है। विक्रम अपने रूम सबसे पहले वो वॉशरूम में घुस जाता है, फ्रेश होकर शावर लेता है। फिर वो अपने बड़े से क्लोजेस्ट में जाकर अपने सिंपल से एक सभ्य टीचर वाले कपड़े पहनता है, लेकिन ये भी उसके कपड़े बहुत महंगे ब्रांडेड डिजाइनर वाले होते हैं। वो 1 घंटे में तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाता है, अपनी हेड सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी दोनों तेज सिंह और जीवेश भी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। तेज सिंह और जीवेश पहले दोनों विक्रम सिंह को ग्रीट करते हैं। विक्रम भी उनकी ग्रीट ले लेता है, फिर से चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। विक्रम आज दिल से बहुत खुश होकर नाश्ता कर रहा है। उसने दोनों की तरफ नहीं देखा, वहीं जीवेश अब विक्रम को बहुत बुरे तरीके से घूर रहा है। तेज सिंह भी अपना नाश्ता एंजॉय कर रहा है, लेकिन जीवेश नहीं। तभी विक्रम को महसूस होता है कि कोई उसे घूर कर देख रहा है। वो अपना चेहरा उस तरफ ले जाता है। आप ऐसे हमें क्यों देख रहे हैं? जीवेश, आपको नहीं लगता सर कि आपने मुझे कल रात टॉर्चर किया था? आपने हमें और ड्राइवर को भरी बरसात में हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया था, और अगर हमें कुछ हो जाता तो? विक्रम मुस्कुराते हुए, पर आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आपका कहने का मतलब है हमें जरूर कुछ हो जाना चाहिए था। जीवेश विक्रम से नाराज होकर कहता है। विक्रम, नहीं भाई जी, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे रक्षक हैं, हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? आप तो हमारे लिए अनमोल है, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर खुद को तैयार किया, हमारे साथ रहने के लिए अपना घर त्याग दिया, अपनी दोस्ती बरकरार रखी। हम भी तो आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं। इतने बड़े मुंबई शहर में आपके सिवा कौन था हमारे पास? आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, तो प्लीज ऐसी बात न करें। विक्रम अपना नाश्ता छोड़कर फिर अपनी जगह से उठकर जीवेश के पास आ जाता है और वो जीवेश को गले लगा लेता है। जीवेश भी इमोशनल हो जाता है।
तेज सिंह भी इमोशनल हो जाता है। उनकी बात सुनकर वो भी उठकर दोनों के पास आ जाता है और दोनों को हक कर लेता है। हम तो आपके सबसे छोटे भाई और छोटे बाबू हैं ना। दोनों उसको भी गले लगा लेते हैं। जीवेश हमारा छोटा सा बाबू। भाई अब तो आपकी नाराजगी दूर हो गई। अच्छा पहले नाश्ता करते हैं। फिर तीनों अपना अपना नाश्ता फिनिश करते हैं। जीवेश वहां से जाने लगता है। अब विक्रम से रहा नहीं जाता, वो जीवेश को बहुत ही एक्साइटेड से बता देता है, भाई हमारी डोल हमें मिल गई। जीवेश के जाते हुए पैर रुक गए। वो पलटकर विक्रम को देखने लगा। विक्रम जल्दी से जीवेश के गले लग जाता है। जीवेश भी विक्रम को गले लगा लेता है। जीवेश आप सही कह रहे हैं, हमने कोई गलत तो नहीं सुन लिया है। नहीं भाई हम सच कह रहे हैं, हमें हमारी डोल कैथीक मिल गई है। विक्रम बहुत ही इमोशनल होकर बताता है। तेज सिंह इस वक्त दोनों को देखकर और उनकी कन्वर्सेशन सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और समझने की भी कोशिश कर रहा है इनमें क्या बातें हो रही है। जीवेश आप हमें बताएंगे ये सब कैसे हुआ और आपको वो कब मिली? सॉरी। विक्रम सिंह जी भाई हम आपको जरूर बताएंगे, अभी कॉलेज के लिए देरी हो रही है, अभी हमें कॉलेज जाना होगा। विक्रम ऐसा कहकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। इधर तेज सिंह और जीवेश भी ऑफिस चले जाते हैं। इधर सारंग भी कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसके दोनों भाई भी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कुणाल भी बीबीए फाइनल ईयर में है, पर उसका सेक्शन अलग है, सारंग के साथ नहीं है। जबकि सारंग बीकॉम बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रहा है और रोकी फर्स्ट ईयर बीए में पढ़ रहा है, क्योंकि उसे बाद में एलएलबी करनी है। सभी कॉलेज आ जाते हैं। कॉलेज की बेल बजते ही सभी बच्चे अपने अपनी क्लास में चले जाते हैं। आज मनीषा और नैना पक्का मन बनकर आई हैं, किसी भी तरीके से विक्रम से हर हाल में मिलकर ही रहेंगी। विक्रम जब क्लास में आता है उसे ईवा नजर नहीं आती। वो ये बात भूल जाता है कि उसी ने तो मना किया है था, आज वो कॉलेज ना आए। वो मायूस हो जाता है, फिर एकदम उसको याद आ जाती है सुबह की सारी घटना। हल्का सा मुस्करा जाता है। अपने आप से स्टूपिड हो विक्रम, तुम रूही और ईवा कॉलेज नहीं आई हैं, हमने ही तो उनसे आज ना आने के लिए मना किया था। फिर वो पढ़ाने लग जाता है। रौनक और मीरा आज अपसेट थे ईवा और रूही के कॉलेज ना आने से। विक्रम अपना पीरियड लेकर अपने पर्सनली ऑफिस में चला जाता है। अमित जब अपना पीरियड लेने आता है तब उसे ईवा और रूही दोनों क्लास में नजर नहीं आती है। वो बहुत परेशान हो जाता है। इस वक्त सभी ब्रेक टाइम में कैंटीन चले जाते हैं। अमित जल्दी से ब्रेक टाइम में मीरा को हिडन अलार्म से सचेत करता है। मीरा अमित का इशारा समझ जाती है। मीरा जल्दी से कैंटीन में जाकर इधर उधर की बातें न करके रीमा और रैना से सवाल करती है, तुम्हारी क्लासमेट और तुम्हारी हॉस्टल रूममेट आज कॉलेज नहीं आई। यही बात ऋचा और अंजलि, रौनक और उसके सभी दोस्त पूछते, ये दोनों कॉलेज क्यों नहीं आई? रीमा और रैना कूल डाउन गाइज, आज वो दोनों हॉस्टल में आराम कर रही है, वो दोनों बिल्कुल ठीक है, कल रात जो इंसिडेंट हुआ वो सभी को बता देती है। मीरा अब जाकर रिलैक्स हुई। अमित इस वक्त अपने प्रैक्टिकल रूम में होता है। मीरा वहां जाकर सब बता देती है कि ईवा और रूही आज कॉलेज क्यों नहीं आई। अमित, मीरा तुम कॉलेज की छूटने के बाद सीधे उनके ईवा और रूही के हॉस्टल जाओगी और मुझे वहां का सारा अपडेट दोगी। मीरा अंडरस्को जी सर ऐसा ही होगा। अब अमित भी रिलैक्स हो जाता है। मीरा जैसे ही रूम से बाहर निकलती है वो दीपेश से टकरा जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं हो? दीपेश, यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम सर के रूम में अकेले क्यों आई? क्या सर से कोई काम था? उद्धरण चिन्ह। मीरा, हाँ सर से मुझे इमरजेंसी कोई काम था तो आना पड़ा। दीपेश, अच्छा ठीक, सर से जो काम था तुम्हारा वो हो गया? मीरा, हाँ हो गया काम, तो कैंटीन चलो। दीपेश मीरा का हाथ पकड़कर कैंटीन ले जाता है। दोनों बातें करते हुए कैंटीन चले जाते हैं। कॉलेज ब्रेक टाइम में सारंग विक्रम को ढूंढते हुए कॉलेज के पियोन से मालूम करके विक्रम के ऑफिस में पहुंच जाता है। विक्रम का पर्सनली गार्ड जो ऑफिस के बाहर खड़ा था उसे अंदर जाने से रोक देता है। सारंग ने जब ये देखा विक्रम का गार्ड उसे रोक रहा है, सारंग हैरान था, आखिर विक्रम है कौन जो उसके पर्सनली गार्ड भी हैं? इस बारे में बाद में जानकारी लूंगा, आखिर विक्रम सर है कौन? फिर वो अपना सर झटक देता है। सारंग गार्ड से कहता है, आप विक्रम सर से कहिए सारंग त्रिपाठी उनसे मिलना चाहता है। गार्ड, एक मिनट आप यहीं रुकिए सर, मैं सर से पूछकर आता हूँ। गार्ड, सर आपसे कोई सारंग त्रिपाठी नाम का स्टूडेंट है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रम जब सारंग का नाम सुनता है तो वो गार्ड से कहकर उसको परमिशन दे देता है। गार्ड वापस आकर सारंग को अंदर आने की परमिशन दे देता है।
सारंग जब अंदर आता है, जब वो विक्रम का ऑफिस देखता है तो देखता ही रह जाता है। फिर वो चारों तरफ देखता है। विक्रम सर का ऑफिस लग्जरियस चीजों से सजा हुआ है, इतना तो प्रिंसिपल का ऑफिस भी नहीं सजा है। इतने हाई स्टैंडर्ड लग्जरियस सोफे, टेबल और कुर्सी है। किताबों की रैंक लगी हुई है जिसमें किताबें सजी हुई है। वह फिर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर विक्रम सर है कौन। फिर सारंग विक्रम सर को देखता है। सारंग, हेलो सर। विक्रम मुस्कुराते हुए सारंग से हेलो कहकर अपने सामने वाली चेयर पर बैठने को कहता है। सारंग भी मुस्कुराते हुए बैठ जाता है। फिर 5 मिनट की शांति लेकर विक्रम को सॉरी बोलता है। विक्रम सिंह चौंक जाता है। आप हमसे सॉरी क्यों कह रहे हैं? सारंग झिझकते हुए विक्रम को पिछली अपनी सारी हरकतें बता देता है। फिर दोबारा से सॉरी कहता है। विक्रम मुस्करा देता है। विक्रम गार्ड से कहकर 2 कॉफी मग मंगवाता है। गार्ड कॉफी लेने चला जाता है। विक्रम, सारंग से अब ये सब पुरानी बातें छोड़ो, आगे की बातें करते हैं। सारंग, तो क्या सर आपने मुझे माफ कर दिया? विक्रम, ऐसी छोटी मोटी बातें तो हम भी अपने कॉलेज में कर दिया करते थे जब हम पढ़ते थे, तो अब आप ये सारी बातें छोड़ दो। गार्ड कॉफी ले आता है। दोनों कॉफी मग उठा लेते हैं। कॉफी पीते वक्त विक्रम, अब हम होने वाले रिश्तेदार हैं। सारंग, जी सर, मुस्कुराते हुए हूं कहता है। विक्रम, हम आपसे एक फेवर चाहते हैं। मिस्टर सारंग त्रिपाठी जी, क्या आप करेंगे? जी सर, कहिए। मेरे बस में होगी तो जरूर करूंगा। विक्रम, हम चाहते हैं हमारी और ईवा की कोई भी बात कॉलेज में लीक ना हो, और आप भी यही चाहेंगे, आपकी और रूही की भी बात कहीं पर भी ना जाए। आप जानते हैं रूही, ईवा के लिए बहुत ही पजेसिव है। वो बिल्कुल नहीं चाहेगी ईवा की और उसके बारे में कोई भी र्यूमर्स फैले और जिससे हम और आप सबके लिए गॉसिप बने। जब तक इनके कॉलेज साल पूरे नहीं हो जाते हमें हिडन बनकर ही रहना होगा। सारंग, जी सर, ऐसा ही होगा। मैं भी रूही को बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी नहीं चाहता हमारे बारे में कोई गलत र्यूमर्स फैले और हमारा गॉसिप बने। इधर मनीषा भी विक्रम के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। वो विक्रम के ऑफिस के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। वो उसको अंदर जाने नहीं देता। फिर वो अपने पैर पटकते हुए चली जाती है। कुछ देर बाद नैना भी आती है। उसे भी गार्ड मनीषा की तरह भगा देता है। बाकी का अगले भाग में विक्रम, ईवा और रूही और सारंग का ज्यादातर हिडन रोमांस दिखाएंगे, वो भी साफ सुथरे तरीके से। और अभी तो इस कहानी में बहुत ही आश्चर्यजनक कारनामे होंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर।